महामंत्री जी क्या हुआ, आप अचानक रुक क्यों गए? अमात्य ने तभी आवाज में कहा, घुंघरुओं की आवाज सुनी तुमने? ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। इतना बोलकर वो तुरंत अपने कक्ष से बाहर निकले, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अमात्य ने कक्ष के पीछे वाली खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। मुरा पहले ही वहां से दबे पांव जा चुकी थी, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली थी। उसके लिए शंभुनाथ तक ये जानकारी पहुंचानी आवश्यक थी, क्योंकि एक वही थे जो इस राजमहल में उसके हितैषी थे और उसके पुत्र चंद्रगुप्त को ढूंढने में उसकी मदद करने वाले थे। अमात्य के पीछे पीछे गुप्तचर भी कक्ष से बाहर आ गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गुप्तचर अमात्य के पास आते हुए बोला, महामंत्री जी, ये शायद आपका वहम था। अमात्य ने तुरंत कहा, मेरे शब्दकोश में हमेशा संभावनाएं होती हैं, वहम नहीं। तुम्हारी सूचना पर मैं कार्य करूंगा, तुम अब जा सकते हो। दूसरी तरफ तक्षशिला में आचार्य चाणक्य ने राजहंस को अपने कक्ष में बुलवाया। सूरजमल भी उस कक्ष में आचार्य के साथ था। चाणक्य ने राजहंस से गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी सूचना गलत थी, मुझ पर किसी ने भी हमला नहीं किया। यह सुन राजहंस सकपका गया। उसे लगा कहीं आचार्य चाणक्य उसे गलत ना समझ ले। वो कुछ बोलता इससे पहले ही आचार्य बोले, तुम्हारी परीक्षा ली गई थी। यह सुनकर राजहंस हैरान रह गया। वो कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने आचार्य से पूछा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? चाणक्य बोले, तुम्हारी वफादारी की परीक्षा। आचार्य गजानन और मालकेतु ने तुम्हें झूठी जानकारी देकर तुम्हारी वफादारी की परीक्षा ली थी। तुम उन दोनों की परीक्षा में कितने सफल हुए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने मेरा विश्वास जरूर प्राप्त कर लिया है। राजहंस के चेहरे पर खुशी के भाव बिल्कुल भी नहीं थे। वो अब दो नावों में सवार था। उसे अब चाणक्य के साथ साथ आचार्य गजानन का भरोसा भी बरकरार रखना था। चाणक्य ने उसके मुख पर चिंता के भाव पड़ते हुए कहा, किस सोच में डूबे हो? मैं आज ही तुम्हारा पत्र आग में जला देता हूं, क्योंकि जब तक यह पत्र मेरे पास होगा तुम वफादारी के बंधन में जकड़े रहोगे, और मैं नहीं चाहता कि वो जकड़न किसी दिन सूखी डाल की भांति टूट जाए। यह कहकर चाणक्य ने वो ताड़ पत्र निकाला जिस पर राजहंस द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उसे आचार्य गजानन ने मगध भेजा था, और देखते ही देखते उन्होंने वो पत्र राजहंस के सामने आग के हवाले कर दिया। ये देख राजहंस के चेहरे पर कुछ क्षण के लिए प्रसन्नता तो थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि चाणक्य का विश्वास मतलब नंगे पैर चलते अंगारों पर कदम रखना। राजहंस आभार व्यक्त करते हुए बोला, धन्यवाद आचार्य, मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपका विश्वास जीतने में कामयाब हो सका। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। चाणक्य बोले, अवश्य, लेकिन ध्यान रहे कि तुम ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिससे मालकेतु को तुम पर फिर से संदेह हो। राजहंस गंभीर मुद्रा में बोला, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा आचार्य। राजहंस चाणक्य को प्रणाम कर वहां से चला गया। उसके जाते ही सूरजमल ने आचार्य चाणक्य से हैरानी में पूछा, आचार्य, एक पत्र ही तो था राजहंस के खिलाफ जिसकी वजह से वो वफादारी के बंधन में बंधा था, आपने वो भी जला दिया। अब आचार्य गजानन और मालकेतु की सूचना हम तक आएगी कैसे? आपको लगता है कि राजहंस अब भी हमारे प्रति वफादारी निभाएगा? आचार्य चाणक्य ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, निभाएगा, अवश्य निभाएगा। वफादारी हमेशा विश्वास से जन्म लेती है, और किसी का विश्वास जीतने के लिए उसे यह भरोसा दिलाना जरूरी हो जाता है कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं। और रही बात पत्र की, तो राजहंस का असली पत्र अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। सूरजमल के पास कहने को अब कोई शब्द नहीं थे। वो समझ गया था कि आचार्य चाणक्य के चाल चौसर के पासों को भी मात देने की क्षमता रखती है। इधर पुस्तकालय में कुछ विद्यार्थियों को पुस्तकें सहेजने का काम दिया गया, जिसमें चंद्रगुप्त, वीरसेन और पब्बत भी शामिल थे।
जहां एक तरफ चंद्रगुप्त पुस्तकें सहेजने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पब्बत और वीरसेन लकड़ी की बनी एक मेज पर बैठे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे। वो अपना कार्य दूसरे विद्यार्थियों से करवा रहे थे। पब्बत तिरछी नजरों से चंद्रगुप्त को देखते हुए वीरसेन से थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, वीरसेन, क्या तुम्हें ज्ञात है कि इस गुरुकुल में सभी कुलीन घरों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन एक है यहां जो कुलहीन है। वीरसेन ने पब्बत के ताने को और जोर देते हुए कहा, कुलहीन व्यक्ति बांस में लगे उस दीमक की तरह होते हैं जो उसे अंदर ही अंदर खोखला करते जाते हैं। पब्बत चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए कर्कश स्वर में बोला, फिर भी दीमक का कुल निर्धारित है कि वो दीमक जाति से है, लेकिन इस लड़के का तो कोई धर्म, जाति, कुल कुछ भी पता नहीं है। इसे इस गुरुकुल में शिक्षा की अनुमति मिलनी ही नहीं चाहिए थी। कुलहीन। वीरसेन के सभी मित्र कुलहीन कुलहीन कहकर चंद्रगुप्त को चढ़ाते हुए उस पर हंसने लगे। चंद्रगुप्त ये सब सुनकर मन ही मन क्रोधित हो रहा था, लेकिन वो किसी प्रकार का झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा हुआ था और शांति से अपना काम कर रहा था। चंद्रगुप्त की तरफ से कोई पलटवार न पाकर पब्बत ने फिर से मजाक उड़ाते हुए कहा, इसकी मां अवश्य ही उल्टा होगी जो उसको छोड़ गई। पब्बत के मुंह से अपनी मां को गाली देते सुन चंद्रगुप्त से रहा नहीं गया। वो गुस्से में खौलते हुए पब्बत की तरफ बढ़ा। वीरसेन ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, कुलहीन मनुष्य को भी गुस्सा होने का अधिकार है। अब तक चंद्रगुप्त पब्बत के नजदीक पहुंच गया था। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रखी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना आपा खो दिया हो। उसने तेजी से आगे बढ़ जोर से उस मेज पर अपना पांव मारा जिस पर सब बैठे थे। मेज हिलते ही सबका संतुलन बिगड़ गया। वीरसेन अपने मित्रों सहित धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन पब्बत ने गिरते गिरते खुद को संभाल लिया। वो गुस्से में चंद्रगुप्त को आंखें दिखाते हुए बोला, कुलहीन की इतनी हिम्मत कि वो एक राजकुमार पर हमला करे। इतना बोलकर उसने लड़ाई के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि पीछे से एक आवाज आई, चंद्रगुप्त। पब्बत वहीं रुक गया। पीछे सुकेतु बनी सुकन्या खड़ी थी। सुकन्या के चेहरे पर चिंता के भाव थे। सुकन्या हड़बड़ाहट में चंद्रगुप्त के पास आई और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। इतना सुनना था कि चंद्रगुप्त सुकन्या के साथ तुरंत ही पुस्तकालय से बाहर निकल गया और राजकुमार पब्बत अपना हाथ मसलता। पब्बत उन दोनों को यूं अचानक निकलता देख वीरसेन से हैरानी में बोला, ये दोनों इतनी हड़बड़ाहट में कहां भागे जा रहे हैं? लेकिन वीरसेन कुछ सोचते हुए गंभीरता पूर्वक बोला, मुझे नहीं लगता कि वो यूं डर के भागा है। आचार्य चाणक्य के सेवक सुकेतु ने अवश्य ही कोई सूचना चंद्रगुप्त तक पहुंचाई है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच क्या पक रहा है। पब्बत उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, सही विचार है, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। अगर दोनों तक्षशिला के नियमों के विरुद्ध कोई गलत गतिविधि करते हुए पकड़े गए तो चंद्रगुप्त का निष्कासन तय है। वीरसेन ने कहा, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम सत्य को प्रमाणित करें और सत्य को प्रमाणित करने के लिए उनका पीछा करना होगा। पब्बत ने वीरसेन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र वीरसेन, मुझे लगता है हमें किसी को इन दोनों के पीछे भेजना चाहिए। यह सुनकर वीरसेन बोला, किसी और को क्यों? मैं स्वयं जाता हूं और पता करता हूं कि ये दोनों आखिर क्या कर रहे हैं। पब्बत ने हामी भरी और अगले पल वीरसेन चंद्रगुप्त और सुकन्या के पीछे पीछे चल दिया। चंद्रगुप्त और सुकन्या तेजी से भागते हुए तक्षशिला के पास लगने वाले बाजार पहुंच गए थे। बाजार में काफी चहल पहल थी। व्यापारी अपना सामान बेच रहे थे और आसपास के गांव से आए लोग खरीदारी में व्यस्त थे। कहीं गर्मी से थके हारे लोगों के लिए घड़ों में पानी की व्यवस्था थी, तो वहीं अय्याश लोगों के लिए सुराही में मदिरापान की व्यवस्था, जिसका आनंद कुछ सिक्कों का मोल चुकाकर उठाया जा सकता था। वहीं बाजार में कुछ सैनिक हाथ में तलवार और भाले लिए अनजान आगंतुकों पर नजर रखे हुए थे, ताकि किसी प्रकार का उपद्रव होने से रोका जा सके। सुकन्या और चंद्रगुप्त एक एक आदमी को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, मानो वो किसी को खोज रहे हो। भीड़ भाड़ और तंग गलियां होने की वजह से उन्हें आगे बढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी।
कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद चंद्रगुप्त ने असमंजस में सुकन्या से पूछा, तुम्हें यकीन है कि वो यहीं थे? कहीं तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ? वरना अब तक वो नजर आ जाने चाहिए थे। सुकन्या विश्वास के साथ बोली, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मेरे माता पिता को मारने वाले डकैतों में से एक डकैत और उसका साथी यहाँ है। मैंने जैसे ही उन्हें देखा मैं भागते हुए तुम्हारे पास आ गई। वो अभी भी बाजार में होंगे। उनमें से जिस डाकू को मैं जानती हूँ उसकी दाईं आंख के ऊपर किसी शस्त्र के गहरे घाव का निशान है। सुकन्या का विश्वास देखकर चंद्रगुप्त बोला, ठीक है, अब जब तुमने उसकी निशानी बताई थी तो हम लोग अलग अलग हो उन्हें तलाशना शुरू करते हैं। तुम सामने वाली गली से जाओ और मैं पीछे से जाता हूं। इस तरह हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। अगर वो बाजार में होंगे तो हमारी नजरों से बच नहीं पाएंगे। सुकन्या ने चंद्रगुप्त की बात पे हामी भरी और एक तरफ चल पड़ी। वहीं चंद्रगुप्त दूसरी गली की ओर निकल गया। अब दोनों ही बाजार के बीच उन्हें तलाशते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी दोनों को वो डकैत कहीं भी नहीं दिखाई दिए। गर्मी के मारे चंद्रगुप्त को प्यास लगने लगी। वो एक प्याऊ के पास रुका और पानी पीने लगा। तभी सुकन्या भी वहां पहुंच गई। चंद्रगुप्त सुकन्या को देखकर तुरंत बोला, क्या वो दिखा? सुकन्या निराशा में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, पता नहीं कहां गायब हो गए दोनों। ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। चंद्रगुप्त ने जलपात्र सुकन्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, प्यास बुझा लो। सुकन्या कटाकट पानी पीने लगी। तभी पीछे से उसे दो व्यक्तियों के हंसने की आवाज सुनाई दी। सुकन्या को वो आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने पलटकर देखा तो दो व्यक्ति पीछे एक दुकान से बाहर निकल रहे थे। सुकन्या उत्सुकता के साथ बोली, चंद्रगुप्त, ये वही लोग हैं। चंद्रगुप्त ने अपने पीछे पलटकर देखा तो दो व्यक्ति दुकान से निकलकर वहीं पास के एक मदिरालय में घुस गए। चंद्रगुप्त ने सुकन्या को इशारा किया और दोनों वहां से भागते हुए उस मदिरालय के पास जा पहुंचे। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उन्हें उस मदिरालय पे एक खिड़की दिखाई दी। दोनों खिड़की के पास गए और खिड़की के भीतर झांककर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वो दोनों डकैत मदिरालय के भीतर लकड़ी के एक गोल दरख्त पर आमने सामने बैठे हुए हैं। उनके सामने मदिरा का पात्र रखा हुआ है। तभी उस मदिरालय की एक सेविका उन दोनों डाकुओं के पास आई। उन्होंने उस सेविका को पात्र में मदिरा डालने को कहा। वो सेविका जैसे ही मदिरा परोसने लगी कि तभी उनमें से डकैत जबरदस्ती उस सेविका का हाथ चूमते हुए हंसने लगा। सेविका के चेहरे पर डर और खुशी का मिश्रित भाव था। चंद्रगुप्त और सुकन्या खिड़की से उन दोनों की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। सुकन्या गुस्से में बोली, ये लोग समाज में गंदे विषाणुओं की तरह हैं, जो जब तक जीवित रहेंगे समाज में रोग ही फैलाते रहेंगे। इन्हें नष्ट करना ही उचित है। हम अभी इन्हें खत्म कर देते हैं। ऐसा कह सुकन्या ने उन दोनों को मारने के लिए अपनी कमर में खोसी हुई कटार निकाल ली, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, कभी नहीं। अगर हमने अभी इन पे हमला किया तो बाजार में भगदड़ मच जाएगी और ऐसे में किसी की जान भी जा सकती है। अभी इन दोनों की मृत्यु का समय नहीं आया है। सुकन्या हैरान होकर बोली, तुम इन्हें बचाना क्यों चाहते हो? चंद्रगुप्त बोला, क्योंकि यही दोनों हमें उनके सरदार तक पहुंचाएंगे। ये समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। हमें इनका पीछा करना होगा। एक बार हम इनका पीछा करते हुए इनके ठिकाने तक पहुंच गए तो एक ही समय और सटीक वार से हम इन सबको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सुकन्या उसकी बात से सहमत हो गई। अब दोनों वहीं खिड़की के पास खड़े उन डाकुओं के मदिरालय से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों डकैत झूमते हुए उस मदिरालय से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही चंद्रगुप्त और सुकन्या भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। दोनों डाकू बाजार से बाहर निकलकर सांकला नगर की तरफ जाने वाले रास्ते पे पड़ गए। वो रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। सुकन्या और चंद्रगुप्त भी दोनों डाकुओं की नजरों से बचकर छिपते छिपाते उस जंगल में प्रवेश कर गए। वीरसेन, जो कुछ समय से दोनों का पीछा कर रहा था, दोनों को जंगल में प्रवेश करता देख सीमा पर ही ठहर गया। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। ये चंद्रगुप्त आचार्य के सेवक सुकेतु के साथ मिलकर उन आदमियों का पीछा क्यों कर रहा है? वो दोनों आदमी हैं कौन? वीरसेन ने वहां से आगे बढ़ना उचित नहीं समझा और वो सारी बातें राजकुमार पब्बत को बताने के लिए वापस तक्षशिला की ओर चल दिया।
दूसरी तरफ मगध में अमात्य और उनके गुप्तचर की बात सुनने के बाद मुरा इसी जल्दबाजी में थी कि जितनी जल्दी हो सके मंत्री शंभुनाथ को उनके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के प्रति आगाह कर दे। वो किसी तरह छुपते छुपाते मंत्री शंभुनाथ के घर जा पहुंची। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए उसने धीरे से मंत्री शंभुनाथ के घर का द्वार खटखटाया। कौन? कहते हुए मंत्री शंभुनाथ दरवाजे के जालीदार छेद से बाहर झांकने लगे। मुरा अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से ढके हुए बोली, मंत्री जी, मैं मुरा, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। मंत्री शंभुनाथ ने तुरंत दरवाजा खोला और एक नजर घर के आसपास डाल मुरा को तुरंत अंदर बुला लिया। उन्होंने दबी आवाज में कहा, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर यहां तक चले आए? शत्रु किसी भी वेश में हो सकता है, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो। मुरा बोली, मैं जानती हूं मंत्री जी, लेकिन क्या करूं, आप तक सूचना पहुंचानी बहुत आवश्यक थी। उसके बाद सुनकर शंभुनाथ बोले, अच्छा, सूचना क्या है? ऐसा कहते हुए उन्होंने एक पात्र में मुरा को पानी पीने को दिया। मुरा ने तुरंत पानी पिया और दबी आवाज में बोली, अमात्य ने अपने गुप्तचर को आपके पीछे लगाया है। गुप्तचर उन्हें बता रहा था कि उसने आपको बाजार में किसी मोहर बनाने वाले को ढूंढते देखा। यह खबर सुना अमात्य से पका गए थे। मुझे लगा यह सूचना आपको देनी चाहिए, इसीलिए मैं यहां चली आई। मंत्री शंभुनाथ ने मन ही मन कहा, अर्थात मैं सही हूं, मेरी खोज सही दिशा में अग्रसर है। मंत्री शक्टार को फंसाने वाला नकली पत्र जरूर उसी बाजार में बनवाया गया है। अमात्य के डर ने मेरा शक अब यकीन में बदल दिया है। मुझे अवश्य यह खोज जारी रखनी होगी। तभी मुरा बोली, मंत्री जी, मेरे पुत्र चंद्र के बारे में कुछ पता चला? वो कहां है? शंभुनाथ ने नाम सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी ही हम तुम्हारे पुत्र का पता लगा लेंगे। मेरे ऊपर निगरानी है, इसलिए हमें मौका देख भेष बदलकर तुम्हारे रिश्तेदारों के घर जाना होगा। एक बार वहां पहुंच गए तो मेरा असली रूप देख वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। उन्हें सच बताना ही होगा। जब तक ये संभव नहीं हो पाता, तुम्हें थोड़ा संयम रखना होगा। संयम रखने की बात सुन मुरा के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने धीमे से जवाब देते हुए कहा, जी मंत्री जी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। शंभुनाथ बोले, तुम्हें अब यहां से जल्दी चले जाना चाहिए। अगर यहां और अधिक समय तक रुकोगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जी मंत्री जी। मुरा वहां से जाने लगी तो भी शंभुनाथ बोले, एक बात और मुरा, अब यदि तुम्हें मुझे कोई भी जानकारी देनी हो तो स्वयं चलकर मत आना। तुम, मैं खुद आकर तुमसे भेंट करूंगा या अपने गुप्तचर को तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी मंत्री जी। ये कहकर मुरा वहां से निकल गई। उसके जीवन में फैले इस अंधकार में अब दिए की रोशनी कोई था तो वो थे मंत्री शंभुनाथ। उनके शब्दों ने मानो मुरा के अंदर एक उम्मीद की किरण को जन्म दे दिया था। मुरा अपने पुत्र से मिलने के लिए किसी भी सीमा को लांघने के लिए तैयार थी। जहां एक और मुरा के मन में चंद्रगुप्त से मिलने की उम्मीद जग चुकी थी, वहीं दूसरी ओर चंद्रगुप्त के विरोधी उसके विरुद्ध नए नए षड्यंत्र रचने की कोशिश में लगे हुए थे। वीरसेन बाजार से लौटकर सीधे पब्बत के पास आया। वीरसेन को आता देखकर पब्बत उत्सुकता के साथ बोला, क्या पता चला उन दोनों के बारे में? जल्दी बताओ। वीरसेन हड़बड़ाहट में बोला, राजकुमार, मैंने चंद्रगुप्त और सुकेतु को दो आदमियों का पीछा करते हुए देखा। वो उनका पीछा करते हुए सांकला नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर निकल गए। ये सुन पब्बत कुछ सोचते हुए बोला, तो दोनों भला किसका पीछा कर सकते हैं? क्या उन व्यक्तियों का तक्षशिला से कोई संबंध है? वीरसेन बोला, नहीं, मैंने उन दोनों व्यक्तियों को पहले कभी नहीं देखा। पब्बत बोला, दोनों ऐसे ही किसी का पीछा नहीं करेंगे। अवश्य इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है, पर जो भी हो, यह सूचना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वीरसेन हैरान था। उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं,
ये सूचना हमारे लिए फायदेमंद कैसे है? पब्बत ने हंसते हुए कहा। एक तीर से दो शिकार, नहीं समझे? वीरसेन ने ना में सर हिलाते हुए कहा। नहीं, मुझे अधूरी बातें कभी समझ नहीं आती। पब्बत समझाते हुए दबे स्वर में बोला, अगर हम चंद्रगुप्त को जंगल में ही मरवा दें तो किसी को हम पर संदेह भी नहीं होगा और तक्षशिला के गुरुकुल को उससे मुक्ति भी मिल जाएगी। सबको यही लगेगा कि वो जिनका पीछा कर रहा था उन्होंने उसे मार डाला। वीरसेन आश्चर्य में बोला, ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? वीरसेन जानता था कि मारने की बात करना और मरवा देने में बहुत फर्क है, इसलिए उसके चेहरे पर चिंता उभर आई थी। पब्बत ने अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, तुमने अपना कार्य कर दिया, अब सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अब चंद्रगुप्त नाम का कांटा अपने मार्ग से सदा के लिए मिटा दूंगा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। बस तुम मेरे विश्वास पात्र बने रहना। पब्बत की बात सुनकर वीरसेन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर तुमने ये कार्य स्वयं किया और आचार्य चाणक्य को ज्ञात हुआ तो वो ये अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि हमें दंड मिले। पब्बत कुटिल मुस्कान के साथ बोला, मैं ये कार्य किसी और से करवाऊंगा। इतना बोलकर मन में कुछ सोचते हुए वो वहां से चला गया। इधर चंद्रगुप्त और सुकन्या उन दोनों डाकुओं का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ से चंद्रगुप्त पेड़ों के पीछे छिपते छिपते आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ से सुकन्या। अचानक सुकन्या का पांव एक पत्थर से टकराया। उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन सूखे पत्तों के दबने से होने वाली आवाज को सुन दोनों डकैत ठिठक गए। दोनों ने एक बार पीछे पलट कर देखा, फिर आपस में कुछ बात की और अपने चलने की गति बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद सामने दो रास्ते थे। वो दोनों डाकू अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। ये देख चंद्रगुप्त और सुकन्या सोच में पड़ गए। चंद्रगुप्त दबी आवाज में बोला, अब हम क्या करेंगे? हमें कैसे मालूम होगा कि दोनों रास्ते जाते कहां हैं? सुकन्या बोली, सोचना क्या है, हमें भी अलग होकर इनका पीछा करना चाहिए। चंद्रगुप्त मना करते हुए बोला, नहीं, ये अवश्य ही उनकी हम दोनों को अलग करने की चाल है। उन्हें मालूम हो चुका है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सुकन्या जिद करती हुई बोली, हमें इनका पीछा करना ही होगा चंद्र, यही आखिरी रास्ता है इनके ठिकाने का पता करने का। मेरी चिंता मत करो, हम वापस इसी स्थान पर मिलेंगे। उसने एक नजर आसमान में चमकते सूर्य की तरफ देखा और बोली, अभी सूर्य ठीक हमारे सर पर है। जब सूर्य की परछाई 30 अंश का कोण बनाएगी, चाहे कुछ भी हो, हम सब छोड़कर वापस यहां मिलेंगे। चंद्रगुप्त बोला, नहीं सुकन्या, मुझे डर सता रहा है कि तुम्हें कहीं कुछ। सुकन्या अपने वस्त्र में छिपाया हुआ कटार दिखाते हुए बोली, मैंने ये कटार यूं ही साथ नहीं रखी, मैं स्वयं की रक्षा कर सकती हूं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? चंद्रगुप्त बोला, तुम पर है, लेकिन उन लोगों पर नहीं है। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। तुम वादा करो कि तुम उन पर हमला नहीं करोगे, सिर्फ उन पर और उनकी गतिविधियों पर नजर रखोगे। यह सुन सुकन्या राजी हो गई और दोनों वहां से अलग अलग रास्तों पर चल दिए। इधर तक्षशिला में पब्बत सीधे मालकेतु के पास आया। पब्बत को देखते ही मालकेतु बोला, राजकुमार पब्बत, आप? पब्बत हड़बड़ाहट में बोला, हाँ, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। मालकेतु विश्वास के साथ बोला, हाँ राजकुमार, बताइए। सैनिक जान की बाजी लगाकर आपका काम करेगा। पब्बत इधर उधर देखकर दबी आवाज में बोला, अभी अभी पता चला है कि चंद्रगुप्त सांकला नगर के मार्ग पर पड़ने वाले घने जंगल में सेवक सुकेतु के साथ किसी का पीछा कर रहा है। मैं चाहता हूं तुम उसे वहीं खत्म कर दो। यह सुनकर मालकेतु अचंभित रह गया। वो हैरानी में बोला, मार डालना है? पब्बत एक राजकुमार की भांति बोला, हाँ, क्यों? तुमसे कार्य होगा नहीं? मालकेतु बोला, क्यों नहीं राजकुमार, अवश्य होगा। पब्बत आदेश देते हुए बोला, तो अभी तुरंत प्रस्थान करो, आचार्य चाणक्य की कक्षा आरंभ होने वाली है, मेरी उपस्थिति वहां आवश्यक है। मालकेतु ने हामी में सर झुकाया और वहां से निकल पड़ा।
लेकिन वो और पप्पत इस बात से बेखबर थे कि राजहंस ने दोनों की बात सुन ली थी। इधर चंद्रगुप्त अकेले जिस डाकू का पीछा कर रहा था वो अचानक सामने से किसी साई की तरह गायब हो गया। चंद्रगुप्त चारों तरफ देखने लगा, लेकिन अब सिवाय उसके उस सुनसान जंगल में कोई और दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। क्या चंद्रगुप्त डाकुओं का ठिकाना पता कर पाएगा, या फिर होगा उसका किसी नई मुसीबत से सामना? हो गया। डाकू के अचानक गायब होते ही चंद्रगुप्त हैरान रह गया। वो उसे अपने आसपास ढूंढने लगा, लेकिन उस सुनसान जंगल में सिवाय उसके दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने हैरान होकर खुद से कहा, अभी तो वो यहीं था, अचानक कहां गायब हो गया? तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो वहीं स्थिर हो गया और पैरों की आवाज को गौर से सुनने लगा। कोई दबे पांव चलते हुए उसके पास आ रहा था। उसके कान और भी चौकन्ने हो गए। चंद्रगुप्त ने अपनी कमर में बंधी कटार पर अपने हाथ की पकड़ मजबूत कर दी। अचानक पीछे से तलवार का एक जोरदार वार चंद्रगुप्त के ऊपर हुआ, लेकिन वो पहले से चौकन्ना था। उसने तेजी से पलटते हुए अपनी कटार को तलवार की धार के आगे कर दिया। तलवार का वार निरस्त हो चुका था। अपना वार खाली जाने से वो डाकू गुस्से में तिल मिलाते हुए बोला, कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? ऐसा कहते हुए उसने तलवार का दूसरा वार चंद्रगुप्त के सीने पर किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने कटार से उसका वार एक बार फिर विफल कर दिया और बोला, ये जानकर तुम क्या करोगे? तुम बस अपनी रक्षा करो। डाकू ने इस बार चंद्रगुप्त के पैर पर वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने हवा में उछल उसका वार खाली कर दिया। दोनों में लड़ाई छिड़ चुकी थी। वो डाकू चंद्रगुप्त पर वार पे वार कर रहा था और चंद्रगुप्त बार बार अपना बचाव कर रहा था, क्योंकि वो डाकू को जिंदा पकड़ना चाहता था। इस बार उस डाकू ने तलवार से चंद्रगुप्त के सर पर वार किया। चंद्रगुप्त ने कटार से अपना सर बचाने की कोशिश की, लेकिन कटार का आकार छोटा होने की वजह से तलवार कटार से फिसलकर उसके चेहरे पर लगने वाली थी कि तभी चंद्रगुप्त ने अपना दूसरा हाथ आगे कर दिया। तलवार की धार वाला हिस्सा सीधा चंद्रगुप्त के हाथ में आ गया। धार के चलते चंद्रगुप्त के हाथ से खून बहने लगा, लेकिन वो तलवार को पकड़े रहा। अब दोनों गुत्थम गुत्थी में उलझ गए। दोनों आंखों में गुस्सा लिए एक दूसरे से उलझे हुए थे। डाकू गुस्से में बोला, तुम्हें हमारे बारे में जानने की इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुम हो कौन? ऐसा बोलते हुए वो अपने शरीर की सारी ताकत चंद्रगुप्त पर झोंक रहा था, जिसके चलते चंद्रगुप्त पीठ के बल झुकता जा रहा था। उसने डाकू की आंखों में देखते हुए कहा, मैं हूं वनदेव और मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देने आया हूं। यह बोलते ही चंद्रगुप्त ने अपने शरीर की सारी ताकत डाकू के ऊपर झोंक दी और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। डाकू लड़खड़ाकर गिर पड़ा और वो तलवार उसके हाथ से छूट गई। इससे पहले कि वो संभल पाता, चंद्रगुप्त चीते की भांति उछलकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया और अपनी कटार उसने उसकी गर्दन पर रख दी। डाकू फिर भी नहीं घबराया। उसने हंसते हुए कहा, मुझे मारने से पहले अपने उस मित्र के बारे में तो सोच लो। पता नहीं अब तक वो जीवित भी होगा या नहीं। चंद्रगुप्त ने गुस्से में कटार के मूठ से डाकू के सर पर जोर का वार किया और वो वहीं बेहोश हो गया। अब चंद्रगुप्त ने झट से बरगद के पेड़ की एक जड़ को काट उस डाकू के हाथ पैर बांध दिया और सुकन्या की दिशा की ओर भागने लगा। भागते हुए वो मन ही मन घबराते हुए बोला, पता नहीं सुकन्या के साथ क्या हुआ होगा, मुझे जल्दी उसके पास पहुंचना होगा, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। अब चंद्रगुप्त हवा की गति से सुकन्या की दिशा की ओर भाग रहा था। एक और जहां चंद्रगुप्त सुकन्या पे मंडराते खतरे को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर राजहंस उस पे मालकेतु नाम के आने वाले संकट को रोकने के लिए आचार्य चाणक्य को ढूंढ रहा था। तक्षशिला में चाणक्य का अपनी कक्षा में जाने का समय हो गया था। वो पुस्तकालय से कुछ पुस्तक लेकर अपनी कक्षा की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने राजहंस आ पहुंचा। आचार्य को प्रणाम कर उसने घबराते हुए कहा, आचार्य, एक सूचना है, चंद्रगुप्त के प्राण संकट में है। ये सुन चाणक्य चौंक पड़े, लेकिन संयम बरतते हुए बोले, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता? राजहंस ने कहा, आचार्य, मैंने वीरसेन और मालकेतु को बात करते हुए सुना। वीरसेन बता रहा था कि चंद्रगुप्त किसी का पीछा करते हुए सांकला नगर की तरफ गया है। वो मालकेतु के माध्यम से उसी जंगल में उसे मरवाना चाहता है और मालकेतु
चंद्रगुप्त को मारने के लिए प्रस्थान भी कर चुका है। चाणक्य हैरानी में बोले, लेकिन चंद्रगुप्त सांकला नगर की तरफ क्यों गया? उसे वहां क्या काम हो सकता है? राजहंस दबे स्वर में बोला, उस संबंध में तो मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन इतना अवश्य पता है कि आपका सेवक सुकेतु भी उसके साथ है। ये सुनते ही चाणक्य के माथे पर बल पड़ गए। वो राजहंस से बोले, ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करता हूं। राजहंस आचार्य की बात मानकर वहां से चला गया। आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त की चिंता होने लगी। उन्हें वीरसेन और मालकेतु के एकजुट होने का कारण समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते कि तभी पब्बत वहां आया और बोला, आचार्य, कक्षा में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। चाणक्य अपनी कक्षा छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन कक्षा में जाना पड़ा। दूसरी तरफ सुकन्या जिस डाकू का पीछा कर रही थी, वो भी अचानक कहीं गायब हो गया। सुकन्या अचंभित रह गई। उसने मन ही मन कहा, अब ये भूत की तरह कहां गायब हो गया? वो वहां से दौड़ दौड़ कर पेड़ों के पीछे ढूंढने लगी, लेकिन उस डाकू का कोई अता पता नहीं था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, आखिर हो क्या रहा है यहां? आंखों के सामने से कोई कैसे गायब हो सकता है? उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? तभी अचानक पीछे से उस डाकू ने अपने पैरों से एक जोर का प्रहार सुकन्या पर किया। सुकन्या अपना संतुलन खो बैठी और वहीं गिर पड़ी। वो खुद को संभाल पाती उससे पहले उस डाकू ने उसे फिर से अपने पैरों से ठोकर मारी। वो थोड़ी दूर लुढ़क गई, लेकिन अब उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। इस बार डाकू ने जैसे ही पैर चलाया, सुकन्या ने उसका पैर पकड़कर उसे खींच लिया। वो डाकू वहीं गिर गया। दोनों में उठा पटक चलने लगी। इसी उठा पटक के चलते सुकन्या को अपनी कटार निकालने का मौका नहीं मिला। अब कभी सुकन्या उस पर हावी होती तो कभी डाकू सुकन्या पर। अचानक मौका पाते हुए डाकू ने सुकन्या की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। सुकन्या चाहकर भी उससे अपनी गर्दन छुड़ा नहीं पा रही थी। उसका दम घुटने लगा था। डाकू ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हमारा पीछा कर रहे थे ना, अब देखो क्या होता है तुम दोनों के साथ। तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहते हुए उसने सुकन्या की गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। सुकन्या का दम निकलने वाला था कि तभी पीछे से एक कटार तेजी से उड़ती हुई आई और उस डाकू की बाह पर जा लगी। अचानक हुए इस हमले से वो डाकू दर्द से कराह उठा और सुकन्या पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। पकड़ ढीली होते ही सुकन्या ने उसकी छाती पे वार किया और खुद को उसके चंगुल से आजाद कर लिया। चंद्रगुप्त के पास पहुंचने से पहले ही सुकन्या ने अपनी कमर में छिपी कटार को निकाला और गुस्से में उस डाकू की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। वार इतना घातक था कि उसके गले की नस कट गई और खून का फव्वारा फूट पड़ा। कुछ क्षण छटपटाने के बाद उसकी मौत हो गई। चंद्रगुप्त सुकन्या के पास दौड़ते हुए आया और बोला, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन चंद्रगुप्त की बातें मानो सुकन्या के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो वहीं बेसुध से खड़ी उस मृत डाकू को देखे जा रही थी। उसने गुस्से में डाकू को मार तो दिया, लेकिन उसकी हत्या कर देने का आभास उसे अब हो रहा था। घबराहट से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पहली बार उसने किसी को जान से मारा था। कांपती हुई आवाज में सुकन्या बोली, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, गुस्से में हाथ से कटार चल गई। चंद्रगुप्त सुकन्या की हालत समझ रहा था। उसने सुकन्या को दिलासा देते हुए कहा, सुकन्या परेशान मत हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सुकन्या 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, नहीं, मैंने एक आदमी को भी मार डाला। मैं हत्यारन बन गई। सुकन्या की मनोदशा को देखते हुए चंद्रगुप्त ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बोला, मेरी आंखों में देखो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। यदि अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो गुनाह नहीं कहलाता। लेकिन सुकन्या अब भी बेसुध सी कांप रही थी। चंद्रगुप्त उसे समझाते हुए बोला, तुमने किसी निर्दोष की जान नहीं ली। न जाने इस डाकू ने कितनों की जान ली होगी, कितनों को राह चलते लूटा होगा। तुम्हें इसके लिए पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मन से ये बोझ निकाल दो सुकन्या। सुकन्या बोली, मैं बस
मैं बस अपना बचाव करना चाहती थी, मारना नहीं। चंद्रगुप्त बोला, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था और ना ही तुम गलत हो। तुम एक योद्धा हो और योद्धा इतनी छोटी बातों से डरा नहीं करते। काफी समझाने के बाद सुकन्या के मन का डर थोड़ा कम हुआ। सुकन्या के मन को शांत होता देख चंद्रगुप्त ने कहा, अब हमें जल्द से जल्द दूसरे डाकू तक पहुंचना होगा। मैंने उसे मूर्छित कर बांध रखा है। हमें उससे उसके ठिकानों के बारे में पता करना है, तभी हम इन डकैतों का समूल नाश कर पाएंगे। ये सुन सुकन्या ने हामी भरी और दोनों भागते हुए वहां से दूसरे डाकू की तरफ बढ़ चले। दूसरी तरफ चाणक्य की कक्षा आरंभ हो चुकी थी, लेकिन चंद्रगुप्त वहां नहीं था। चाणक्य अपनी कक्षा में अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे। वो भले ही कक्षा में थे, लेकिन उनके मस्तिष्क को मानो चंद्रगुप्त की चिंता ने घेर रखा था। इधर वीरसेन और पप्पत का ध्यान भी कक्षा में न होकर चंद्रगुप्त की हत्या की खबर मिलने पर केंद्रित था। वो बेसब्री से मालकेतु के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में चाणक्य ने कक्षा समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। सभी छात्र आचार्य को प्रणाम कर वहां से जाने लगे कि तभी आचार्य गजानन वहां आ पहुंचे। उन्होंने चाणक्य पर कटाक्ष करते हुए कहा, आचार्य, आपका एक छात्र आपकी कक्षा से गायब है। क्या आपको जरा भी भान है? कहां है आपका प्रिय छात्र चंद्रगुप्त? गजानन जितने उत्तेजित थे, चाणक्य ने उतने शांत भाव में उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैंने चंद्रगुप्त को अपने सेवक सुकेतु के साथ उसके गांव किसी कार्य हेतु भेजा है, और मुझे नहीं लगता कि उस कार्य का प्रयोजन आपको बताना आवश्यक है। आचार्य गजानन उनके उत्तर से चिढ़ गए और धमकी भरे स्वर में बोले, उम्मीद है कार्य खत्म करके चंद्रगुप्त कल प्रातः मेरी कक्षा में उपस्थित रहेगा, अन्यथा यह बात मुझे कुलपति तक ले जानी होगी। वीरसेन और पप्पत भी वहीं छुप कर सब सुन रहे थे। आचार्य गजानन की चंद्रगुप्त को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया देख उनके चेहरों पर कुटिल मुस्कान बिखर गई थी। कक्ष से बाहर निकल आचार्य गजानन की नजरें जैसे ही पप्पत और वीरसेन से मिली। अगली कहानी के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली कहानी के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।